हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनके चैनल के नाम से आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। द फेमस एडवेंचरस आर्ची अरशद इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, क्या हाल चाल हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी ठीक ठाक, आप सुनाएं इमरान भाई, क्या हाल है? मैं फर्स्ट क्लास। अरशद भाई, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट था, बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर हमने फौरी तौर पे ये एक लाइव जो है हमने प्लान की। इस वजह से मैं बड़ा थैंकफुल हूं आपका कि आपने टाइम निकाला। गो के आप ट्रैवल में हैं, फिर भी आपने टाइम मैनेज कर लिया। अरशद भाई, सबसे पहले मैं एक चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि बजाते खुद मैं भी यूट्यूबर हूँ, डिफरेंट तरह की नीश के ऊपर काम करता हूँ। और मोटर व्लॉगिंग मेरा एक बड़ा फेवरेट नीश है और मेरी पर्सनल ख्वाहिश भी रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बैक सर्जरी की वजह से मैं ये कर नहीं पाया। तो मेरे जो फेमस चंद एक बाइकर्स थे, उनको मैं देखते देखते जब मैं आपके चैनल पे आया तो मैंने देखा और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आपको तब से फॉलो करना स्टार्ट किया है जब आप पहली दफा स्लोवाकिया में आए थे। मेरा हाल है किसी ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए आप एक कैंप में गए थे। मैं तब से आपको देखना शुरू हुआ था एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि यार somebody is living here nearby us and he is starting motor vlogging। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मोटर व्लॉगिंग की तरफ, मोटरसाइकिल के ऊपर व्लॉग बनाना, ये आइडिया आपके ज़हन में कहां से आया? ओके, मोटरसाइकिल की राइडिंग जो है वो तो मैं बचपन से कर रहा था। इन केस के जब मैं उस टाइम 15, 16, 17 था, जब मैं उस टाइम पाकिस्तान में था, तो वो तो मैं तब से उसे कर। लेकिन मोटर व्लॉगिंग जो है उसका आइडिया एक स्पॉन्टेनियस था। मैं तकरीबन को 2020 के दिसंबर में, उस टाइम क्रिसमस था, तो मैं गया हुआ था जर्मनी, म्यूनिख। वहाँ मेरा कजन रहता है, उसके पास बैठा हुआ था मैं। तो वहां पे हमारे ऐसे जो है ना गपशप शुरू हुई। तो वहीं पे बैठे बैठे ही हमने एक ऐसे उसको जो है ना एक बना रहे थे यूट्यूब चैनल। तो उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा वो नहीं रहा, उसका जो है ना उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया ज्यादा। लेकिन उस टाइम मूड बन गया था कि मैंने पाकिस्तान से जाना है टूवर्ड, ऑस्ट्रेलिया जाना है मैंने टूवर्ड पाकिस्तान ऑन मोटरसाइकिल। तो 2021 में जो है मैंने अपना मोटरसाइकिल लिया था और उसी दौरान जो फिर मैंने अपना जो है जो मेरा लाइसेंस जो था पाकिस्तान का, उसको मैंने कन्वर्ट कराया था। पहले जो था मेरे पास लाइसेंस पाकिस्तान का था वो, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट कराया था गाड़ी में, क्योंकि मैंने कहा शायद मोटरसाइकिल की उसमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज के 15 साल के बाद मेरा अचानक से उसका प्लान बनेगा। तो उसके तो मैंने तो समय पे कन्वर्ट कराया 2021 के समर में, जून जुलाई में। और फिर मैंने अपना ट्रिप प्लान किया था 2022 का। तो एक स्पॉन्टेनियस प्लान था। अर्शद भाई, मैंने आपकी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी वीडियोस देखी हैं और मैं एक्चुअली कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा था। नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग हियर, आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं कोई तारीफ करने के मूड में हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैं अबरार भाई को भी फॉलो करता रहा हूं, ठीक है, अभी भी करता हूं, द वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार। मैंने आपके ट्रिप को भी फॉलो किया और ये बात मैं हमारे कॉमन फ्रेंड है वकार भाई, उनसे भी मैं डिस्कस करता रहा हूं कि अरशद भाई का ट्रिप वाज मोर डेंजरस एंड मोर एडवेंचरस देन अबरार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अफगानिस्तान को निकाल के, अफगानिस्तान वाज अ डिफरेंट स्टोरी, बट जो आपने सफर अफगानिस्तान से पहले किया था वो बहुत ज्यादा इन ए सेंस एडवेंचरस भी था और डेंजरस भी था। आई मीन, जब मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूं, अबरार को देखता हूं, तो अबरार भाई उन्होंने एक सारा सफर प्री प्लान किया हुआ था। वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन और हमेशा एक सेफ ट्रैक के ऊपर रह के वो गए हैं जब उन्होंने पहला ट्रिप किया पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर एंटर होने का आइडिया आपके जहन में क्या पहले से था या अचानक बना? अफगानिस्तान में एंटर होने का मेरा प्लान, जो अपना ट्रिप तो मैंने शुरू किया था, मेरा तभी से था। तो उसी के लिए फिर मैं स्पेशली पहले मैं दुबई गया था अफगानिस्तान के वीजा लेने के लिए, तो मेरा प्री प्लान था। और अफगानिस्तान का वीजा मुझे यहाँ से यूरोप से नहीं मिल रहा था। यूरोप वाले उस टाइम, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट नई नहीं थी, तो उस टाइम वो तालिबान की सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे वो, तो वीजा उस टाइम वो नहीं दे रहे थे। आजकल मुझे पता नहीं है यहाँ पे ऑस्ट्रिया में, वियना में, लेकिन उस टाइम मुझे क्योंकि यहाँ से उसका वीजा नहीं मिला, तो फिर उसके लिए मुझे जाना पड़ा था दुबई।
तो वो मेरा प्री प्लान था कि मैंने अफगानिस्तान से ही जाना है, एंड आई वांट टू शो द पीपल ऑफ अराउंड द वर्ल्ड कि अफगानिस्तान इज अ सेफ कंट्री, यू कैन गो देयर इवन इफ देयर इज तालिबान। और उससे पहले मैं 2021 में भी अफगानिस्तान गया था, एक महीना पहले तालिबान के टेक ओवर से, एंड आई फील आई वाज लकी कि मैं वहां से वापस आ गया था, क्योंकि उस टाइम के हालात वहाँ में काफी खराब थे। उस टाइम जो है उनके आपस में झड़पें वगैरह चल रही थी, क्योंकि अमरीकी उस टाइम जो वहां से निकल रहे थे और तालिबान पे अटैक कर रहे थे बार बार, तो वो काफी डेंजरस था। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे रहा था। तो देन टू मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मैंने कहा कि व्हाई नॉट अफगानिस्तान, लेट्स गो थ्रू अफगानिस्तान, एंड देन वी डिड इट। बिल्कुल, अफगानिस्तान जो था, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचरस टूर आई हैव एवर सीन सो फॉर। आई मीन बहुत सारे और भी मोटर बाइक व्लॉगर्स ने किया, लेकिन जो आपका व्लॉग्स थे वो देखने का एक मजा ही और था, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन थी उनके साथ, लोगों के साथ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे आपको कोई उर्दू बोलने वाला मिल रहा है, और कहीं पे आपको कोई बंदा कह रहा है कि अगर आपको कोई मुश्किल हुई तो मैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद हूं, मुझे कॉल कीजिएगा। लेकिन चूंकि मैंने वो सारी सीरीज फॉलो की हुई है, तो मेरे ज़हन में अब कुछ सवाल आ रहे हैं। बाय द वे, ये इंटरव्यू मैंने कोई रिटन फॉर्म में नहीं रखा हुआ, मैं हमेशा से ऐसे ही करता हूँ, लाइव करता हूँ और ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि जब आप अफगानिस्तान में एंटर हुए और आपने वहां पे ट्रेवल करना शुरू किया, नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन आपको डिफरेंट जगहों पे ऑब्स्टिकल्स आई, फेस करना पड़ी। कौन सी ऐसी चंद एक मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपने फेस की वहां पे अपने टूर के अंदर, क्या आप मेंशन करना चाहेंगे? अफगानिस्तान में स्पेशली जी। अफगानिस्तान को मैंने उल्टा, कुछ लोगों के लिए शायद वो प्रॉब्लम्स हो गए, हर्डल्स हो गए, लेकिन मैंने उसको एंजॉय किया था। जो मुझे काफी दफा मुझे अनॉय किया था कभी कभार जाके, कि बहुत ज्यादा चेक पोस्ट थी। हर 5 किलोमीटर के बाद, 15 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट खड़े, वहां भाई वहां पे खड़े हैं, 3-4 गन्ने उठा के, और फिर आप दोबारा वही सवाल कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, क्यों अफगानिस्तान में आ रहे हो, पहले किस लिए आए थे, अब क्या करने आ रहे हो। तो यानी वो स्पाई की नजर से जो उनको जो है वो देखना, और वो काफी अनोइंग था। लेकिन फिर मैं शुरू में जो था ना, उसको मैंने इंजॉय करना। आपने अगर देखिए मेरी वीडियो, जब मैं अफगानिस्तान में एंटर हो रहा था, तो वहीं से मैं काफी वहां से जाना, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया था। मैंने कहा अब हम जा रहे हैं, अब चीज हमारे कंट्रोल में यहाँ पे अब नहीं होंगी, अब हम उनके हालात पे होंगे। तो जो कुछ हमने करना है, हमने वहां पर उसका कोऑपरेट करना है, और कोऑपरेट करके हम यहाँ से फिर आगे निकल पाएंगे। तो इसलिए मैं हर चीज को, चाहे मेरे दिन में तकरीबन कोई अगर 100 किलोमीटर की मेरी अगर राइड थी, तो उसमें 4 दफा मैं कंट्रोल उसमें हुआ था। मेरा वहां पर चेक पॉइंट थी 4 दफा, हर 20 किलोमीटर के बाद एक उनकी चेक पोस्ट थी। तो वो एक काफी सारा उसका। और उसके अलावा जो सबसे, जहां मुझे अपने पूरे 25,000 किलोमीटर सफर में जहां मुझे डर लगा था, जब मैं कुंदूज से जा रहा था मजार शरीफ में, तो वहां पे गूगल मैप्स जो है मुझे लेके गया था एक ऐसे रास्ते से कि जहाँ पे वो रोड थी ही नहीं। एक ट्रैक शायद था जहाँ पे जो है वो, कहाँ पे उनके ट्रकियां वगैरह उनके जो गुजरते थे, तो वो रोड वहां पे नहीं थी। और वो एरिया जो है वहां पे आईसिस, अगर आपको पता है, तो वहां पे एक्टिव है, शाम को वहां पे एक्टिव हो जाती है, आफ्टर 4 o'clock PM वहां पे एक्टिव हो जाती है वो। तो लोगों ने मुझे कहा था कि इस रास्ते से अगर तुमने जाना है, तो फिर आप यहाँ से शाम को 4-5 बजे से पहले आप वहां से निकल जाओ। उसके बाद आप वहां, जब मैं वहां पे पहुंचा, तो वहीं से मैं काफी वहां से जाना, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया था। मैंने कहा अब हम जा रहे हैं, अब चीज हमारे कंट्रोल में यहाँ पे अब नहीं होंगी, अब हम उनके हालात पे होंगे। तो जो कुछ हमने करना है, हमने वहां पर उसका कोऑपरेट करना है, और कोऑपरेट करके हम यहाँ से फिर आगे निकल पाएंगे। तो इसलिए मैं हर चीज को, चाहे मेरे दिन में तकरीबन कोई अगर 100 किलोमीटर की मेरी अगर राइड थी, तो उसमें 4 दफा मैं कंट्रोल उसमें हुआ था। मेरा वहां पर चेक पॉइंट थी 4 दफा, हर 20 किलोमीटर के बाद एक उनकी चेक पोस्ट थी। तो वो एक काफी सारा उसका। और उसके अलावा जो सबसे, जहां मुझे अपने पूरे 25,000 किलोमीटर सफर में जहां मुझे डर लगा था, जब मैं कुंदूज से जा रहा था मजार शरीफ में, तो वहां पे गूगल मैप्स जो है मुझे लेके गया था एक ऐसे रास्ते से कि जहाँ पे वो रोड थी ही नहीं। एक ट्रैक शायद था जहाँ पे जो है वो, कहाँ पे उनके ट्रकियां वगैरह उनके जो गुजरते थे, तो वो रोड वहां पे नहीं थी। और वो एरिया जो है वहां पे आईसिस, अगर आपको पता है, तो वहां पे एक्टिव है, शाम को वहां पे एक्टिव हो जाती है, आफ्टर 4 o'clock PM वहां पे एक्टिव हो जाती है वो। तो लोगों ने मुझे कहा था कि इस रास्ते से अगर तुमने जाना है, तो फिर आप यहाँ से शाम को 4-5 बजे से पहले आप वहां से निकल जाओ। उसके बाद आप वहां, जब मैं वहां पे पहुंचा, तो क्योंकि पहले बॉर्डर पे
वहां पे तालिबान ने मुझे काफी टाइम लगाया था, 3-4 घंटे मेरे वहां पे लग गए थे बॉर्डर पे। तो मेरा शाम तकरीबन 3 बजे उधर ही बज गए थे, कुंदूज में ही। तो हम्म। वाइजली तो ये था कि मैं कुंदूज में रुक जाता, मैं आगे ना जाता, लेकिन मेरा प्लान भी था कि मैंने मज़ार पहुंचना है, तो मैं उस रास्ते पे चला गया। उसका मुझे कोई आइडिया था, और वहां पे जो था वहां पे खड्डे, मट्टी, पहाड़, आसपास कुछ नहीं है वहां पे। और एक दो बार मैं वहां पे गिर गया, बाइक को उठाया, फिर वहां पे कुछ आ रही चीजें उनसे वगैरह पूछ पूछा कि आगे रास्ता है भी सही कि नहीं। तो वहां मुझे डर लगा था, वो मेरा एक मेन जो था, मेरा एक यानी वहां पे मुझे वो चैलेंज था। तो उसके अलावा बाकी जो कि तालिबान की चेक पोस्ट वगैरह थी काफी सारी ज्यादा, उसने थोड़ा सा अनॉय किया था। और एक और चीज, जब मैं जा रहा था कंधार, तो उस टाइम वहाँ पे सैलाब आया हुआ था, जहां से मुझे फिर वापस मुड़ना पड़ा था। मैंने कहा कि वो अच्छा है कि मैं वहाँ आगे ना जाऊं, क्योंकि आगे सारा सैलाब था, रोड वहाँ सारी बह गई थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, तो उस तरफ मैं गया ही नहीं था। लेकिन जो कुंदूज का रास्ता था मेरा, था कुंदूज से मजार का रास्ता, एंड तालिबान की चेक पोस्ट एवरी टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली अरशद भाई, ये मैं जब ये वीडियोस देख रहा था ना, और ये मुझे भी बड़ा अनोइंग लगा था। और स्पेशली जब वो आपका पासपोर्ट पकड़ के चले जाते थे, और मैं ये सोचता था कि यार अगर ये अरशद भाई का पासपोर्ट लेके इधर उधर गली में कहीं चले गए तो वो क्या करेंगे। एंड इट वाज सो अनोइंग फॉर मी एज वेल, बट बिकॉज वो हमारा नेबर कंट्री है, हमारे भाई वहां पे रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं। हम ऑब्वियसली रिकमेंड करेंगे लोगों को कि आप अफगानिस्तान जाएं, देखें वहां की ब्यूटी को देखें। लेकिन हमारा ये सजेशन भी होगा कि एटलीस्ट वो इन चीजों को मैनेज करें फॉर टूरिस्ट, एटलीस्ट फॉर द टूरिस्ट। आप एक मैकेनिज्म बना दें कि जो टूरिस्ट आ रहा है उसको आप एक दफा आप चेक करें, उसके बाद उसको बॉदर ना करें, ताकि वो आराम से आजादी के साथ उस अफगानिस्तान की ब्यूटी को देख सके और लोगों को दिखा सके विदाउट एनी स्ट्रेस। अब जो है वहां पे इन द मीन टाइम पिछले कुछ महीनों में उनसे वहां पे उसको चेंज किया है कि अब जो वहाँ टूरिस्ट, अगर आपके व्यूअर जो है अगर देख रहे हैं, अगर वहां पे जाना चाहें वो, तो उसका यह है कि आप अगर जहां से भी आप आ रहे हैं, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं इनटू काबुल, या आप पेशावर से काबुल आ रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने एक ऑफिस बनाया नया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। वहां पे आप जाएं तो वहां पे आपको हर प्रोविंस का जहां जहां पे आपने जाना है, तो आपको वहां से आपको मिलेगा एक उसे कहते हैं परमिट। तो तकरीबन उसकी फी परमिट 1,000 अफगानी जो है उसकी फीस है पर प्रोविंस। तो जहां जहां पे आपने जाना है आप उसको वहां से वो ले लें। तो उसके बाद सुना है कि अब आके जहां पर भी चेक होता है तो वो उसको इतना कंट्रोल उसके चेक वहां पे नहीं करते, सिर्फ परमिट देख लेते हैं वो, और कहते हैं ठीक है, यू आर गुड टू गो। तो आई मीन आपको अगर इस तरह से जाना है वहां पे, तो आप काबुल चले जाएं, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, वहां पे आप जाएं और वहां से अपना आप जो है वो ले लें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पश्तो आती है तो वो बेहतर है, क्योंकि या फिर अगर कोई दोस्त वहां पे है जिसको पश्तो आती है, वहां पे सिर्फ उनको पश्तो ही आती है, तो वो फिर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी चलने में। लेकिन काबुल तक पहुंचना भी तो एक बहुत वर्क हार्ड है ना, अगर एक बाइकर आता है किसी तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हाँ, तो। वो थोड़ा सा फिर उसमें अगर आप मूड अगर आपका है, अभी मुझे बता रहे हैं कि एक और पाकिस्तान का एक है, आई थिंक यूट्यूबर कुछ आजकल अफगानिस्तान में गया हुआ है। मुझे मेरे ख्याल में कल या परसों किसी ने बताया कि वो वहां पे तालिबान के पास अभी उनका मेहमान है पिछले कुछ 2-4 हफ्तों से। तो आई होप कि वो उसको छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह शायद इंशाल्लाह अगर। उसने जो है वहां पे क्या उनका और उससे पहले मैं वही कहना कि मैं लकी रहा हूं कि मेरे साथ तालिबान का रवैया काफी अच्छा था। वरना एक इंडियन वहां पे था, अगर आपने मेरी वीडियो में कहना कि आपने उसको जो है देखा भी, एक इंडियन था, उसको उन्होंने तकरीबन 4 दिन अपने पास उसको उन्होंने वहां पे रखा था, उसकी उन्होंने पूरी मेहमान नवाजी की थी, और उसको 4 दिन के बाद उसको उन्होंने छोड़ा था। तो इट ऑल डिपेंड कि वहां पे आपका किससे आपका राब्ता हुआ है, उसका मूड उस टाइम कैसा है उस तालिब भाई का। एग्जैक्टली यही मैं कर रहा हूं बात कि उनको अगर तो अपने कंट्री का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना है, अगर उन्होंने बताना है कि अफगानिस्तान इज अ सेफ प्लेस, देन दे हैव टू मेक अ मैकेनिज्म एंड मेक श्योर कि जो फॉरेन विजिटर या फॉरेन कोई भी हो जो विजिटर वहां पे आ रहा है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करें, ठीक है, और उसके लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि यही चीजें आगे चल के दूसरे लोगों को मोटिवेट करेंगी
कि वो अफगानिस्तान की तरफ जाएं और उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करें। जब हम बातें इस तरफ आ रही हैं तो मुझे वो वाला आपका व्लॉग याद आ रहा है जब दे सडनली केम टू द होटल, रात के मेरा हाल है कुछ लेट आवर्स थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो शेयर करें। वो उस टाइम मैं बैठ के अपनी जो फुटेज की तरह उसको सेव कर रहा था मैं लैपटॉप पे अपने, तो एकदम से नॉक हो, तकरीबन रात 11 सवा 11 हो रहे थे। मैंने कहा इस टाइम यहाँ पे कौन है, कि मेरे किसी को पता ही नहीं, यहाँ सिर्फ मेरा वहाँ पे एक दो दोस्त हैं, लेकिन उनसे मेरी बात हो चुकी थी पहले। तो मैंने दरवाजा खोला तो सामने दो भाई वहाँ खड़े हुए हैं, दोनों के पास बड़ी बड़ी अमेरिकन गने हैं। तो उसके पीछे जो था वो खड़ा हुआ था जो होटल का मालिक था, 3 बंदे थे वो। तो अंदर आ गए, मैंने कहा अंदर आ, मैंने अच्छा वो थे बड़े पोलाइट, बकायदा पूछा कि हम अंदर आ जाए, मैंने कहा ठीक है आ जाओ अंदर। तो अंदर आ गए मेरे कमरे में, वहां उन्होंने बैठ के यहाँ अपना दिखा पासपोर्ट देखा, उन्होंने देखा पासपोर्ट देखा, वीजा देखा, मेरा सामान चेक किया सारा अंदर से, उन्होंने खोल के उसको वो चेक किया। अब उनको पछतावा आते, अब हमें पछतावा सिर्फ जो निमी फहमी आती है, बस हमें और कुछ नहीं आता। तो उसने फिर किसी एक और बंदे को फोन किया, किसी एक और तालिब को भी ना, कमांडर था, और उसने फिर मेरे से उर्दू में बात की, वीडियो कॉल की उसने मेरे से, तकरीबन 15-20 मिनट से मेरे सवाल जवाब किए सारे, उसने ट्रांसलेट किया उसने उसको पश्तो में। तो वो थोड़ी देर वहां बैठे, 5-10 मिनट 15 मिनट वहां बैठे, उन्होंने सारे चेकिंग चुकिंग की, फिर कहते हैं कि आप चले जाते। फिर मैंने जो अगले दिन मैंने फिर उससे जो हमारा था होटल का मालिक, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि वो मेरे कमरे में ही क्यों आए थे, ऐसी खास वजह थी मेरे कमरे में आने की? वो कहते नहीं, वो उनके हर एरिया इनके बने हुए, हफ्ते में एक दफा वो उस एरिया के होटलों में जाते हैं वो, और आज का जो दिन था वो इस होटल का था, इसलिए वो यहाँ पे आया। तो और हर कमरे में गए हैं, सिर्फ तेरे कमरे में नहीं, वो हर कमरे में गए हैं जहाँ पे और भी, यानी जहाँ पे गेस्ट जो है उनके पास वहां पे रह रहे थे, तो हर कमरे में गए थे एज ए सिक्योरिटी मेजर। तो हफ्ते में उनके एरियाज उनके हैं कि इस एरिया में वो जाएंगे इस जगह पे, तो वो उस दिन वहां पे आ गए थे। चलें फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि प्रोबेबली किसी ने शायद बोला है कि यहाँ पे एक फॉरेनर आया और इसको इन्वेस्टिगेट करो कि ये कौन है, और ये शायद पाकिस्तान से है। तो अगर तो वो सारा एक रेगुलर बेस के ऊपर उनका चेकअप था और उस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, देन इट्स ओके। चलें, कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट एक्चुअली व्हिच आई मीन इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। आई एम रियली सॉरी कि मैंने वो लास्ट एंड से स्टार्ट लिया है, क्योंकि वो सवाल मेरे ज़हन से निकलना चाहे, इस वजह से मैंने वो पहले ही कर लिए। अब बात करते हैं जरा आपके, हाँ, वो पहले पार्ट की तरफ। सबसे पहले अरशद भाई, आपकी मोटर बाइक बेनाली, आपने, मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने बताया कि एक रेंज, अच्छी रेंज के अंदर आपको मिल गई थी, लेकिन क्या आपकी वो जो बाइक थी, आप बेनाली को ही पसंद करते हैं या लेना चाह रहे थे, या आपके ज़हन में कुछ और भी आइडिया था उस वक्त? उस टाइम क्योंकि मेरा ये था एक, मैं वैसे अगर आपको बताऊं कि मैंने हैवी बाइक लाइफ में पहले नहीं चलाया था। जब मैं 2021 में जब मैंने अपना लाइसेंस मैंने अपना कन्वर्ट कराया था लाइसेंस को, तो जो मेरा वहां पे इंस्ट्रक्टर था जिसने मेरा वहां टेस्ट लेना था, उसने मुझे पकड़ा दिया होंडा CG 500। तो तकरीबन कोई 250-300 किलो का वो है बाइक। उसके मैं फर्स्ट टाइम बैठा था इन लाइफ, उसका मुझे गियर का पता नहीं था कि इसके गियर मैंने कैसे लगाना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये पता कि गियर किसके कैसे लगेंगे? तो कहते कि तो मुझे चलाना आता। मैंने कहा मुझे चलाना मुझे आता, लेकिन मैं इस हैवी आज मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ। तो उसने फिर बताया, तो वो खैर मेरा टेस्ट उसका उस टाइम उसका पास भी हो, क्योंकि बाइक चला तो हम शुरू से रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका एक चेंज था। तो जो हैवी बाइक है, एडवेंचर बाइक, मेरे लिए वो नया था। उसको मुझे पता भी उस टाइम नहीं था कि मैंने कौन सा बाइक लेके जाऊं कि जो मुझे एक लॉन्ग रेंज मोटरसाइकिल है जो मेरा ट्रैवल्स वो काम दिखाए। तो मैं यहाँ वहाँ देख रहा था कि कौन सा है, BMW है, होंडा अफ्रीका ट्विन है, बाकी हैं। तो मेरा एक है कजन, पाकिस्तान में मेरा भतीजा है, तो उसके वहाँ पे दोस्त हैं, तो उसने कहा कि आप जो है बेनेली को देखें, TRK 502 को। तो मैंने फिर उसको देखा, तो वो रेंज मेरी जो थी उस टाइम, क्योंकि ये नहीं था कि मैं इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करूं, क्योंकि BMW जो काफ़ी महंगा आता है, अफ्रीका ट्विन नो डाउट कि बहुत अच्छा बाइक है, लेकिन थोड़ा सा महंगा था, तो मेरी रेंज जो है ये पड़ रहा था, तो मैंने उसको ये ले लिया था। लेकिन अब अगर मैं टाइम को अगर मैं उसको रिवर्स करूं, तो बेनेली वाज नॉट रियली अ गुड चॉइस फॉर, इट वाज ऑन रोड जो है वो अच्छा है, और उसकी जो है रेंज काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो उसका ऑफ रोड जो मैंने उसके ऊपर किया है,
शायद वो ऑफ रोड उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा था, उसकी उसकी तबीयत में से थोड़ा सा ज्यादा था वो। तो लेकिन उसके बावजूद अच्छा उसने काम किया, अब तक अभी मेरे पास है। तो अब मैं जो है उसको नहीं छोड़ रहा, मैं उसको उसी के ऊपर आगे उसको मैं कंटिन्यू करूंगा अपने सफर को भी। सही। चलें, ये तो आपने बाइक के बारे में बता दिया। वाइल हम आपकी वीडियोस देख रहे थे तो एक वक्त वो भी आया कि आपका जो सपोर्टिंग शॉक था वो टूट गया। आई सेंट्रल मीन शॉक। यू वर मिडल ऑफ नोवेयर एक्चुअली, पामीर हाईवे पे। पामीर हाईवे पे यू वर नोवेयर एक्चुअली। आई मीन तो वो जब टूटा, एग्जैक्ट उस टाइम पे आपके दिमाग के अंदर क्या आया, वो हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, मेरी जो नेचर है शायद मेरी, कि जब मेरे को इस तरह के मसले आते हैं तो उसमें जो सबसे, अब उसका मेरी नेचर कह लें, साइकी कह लें, कि उसमें जो सबसे पहला जो है उसमें आप जो है ना, आप उसमें पैनिक नहीं करें। और मैंने वही किया कि, और वो भी कोई इतना कोई ऐसा कोई शाम का टाइम, रात का टाइम जो उस टाइम वो लकीली नहीं था कि जहाँ मुझे कोई ऐसा खतरा होता। तो शाम का टाइम था, तकरीबन कोई दोपहर 2-3 बजे का टाइम था वो। तो और मैं काफी, और मुझे उसका अंदाजा हो गया था, जब अगर आप उसी वीडियो में अगर आप देखें, मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले जब मैं उसका पेट्रोल फिल करा रहा था, तो वहां पे जो है उसका मैंने चेक किया, उसका जो है शॉक, उसका बाइक मेरा सिर्फ हाथ दबाने से पूरा जो है हिचकोले वो ले रहा था। तो मेंटली मैं प्रिपेयर था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कब होगा उसका मुझे पता नहीं था। तो वहां पे जब मैं गया कर्व में, तो वहां पे जो है उसने अपना काम दिखा दिया। तो ऑफ कोर्स उस टाइम गुस्सा तो आया, एक थोड़ा सा फील हो कि ये मुझे अब क्या हो गया, लेकिन अब उसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं था। उसको उठा के उसको साइड पे खड़ा किया, फिर उधर में बैठ गया मैंने कहा देखो सामने वहां पे अफगानिस्तान है, बीच में दरिया चल रहा है। मैंने कहा उस टाइम अफगानिस्तान जरा उसको जरा वो देखें। और फिर उसके बाद थोड़ी देर वहां बैठा, फिर सोचा कि अब क्या करें, अब उसे कैसे वापस ले गया। तो फिर उसका सारा उसका जो है प्रोसेस उसको निकालने का वहां से कैसे किया। तो फिर वो बाद, लेकिन उस टाइम जो था कि ये था कि सिर्फ कुछ आधे मिनट के लिए मेरे पास था कि शायद ये क्या हो गया है। लेकिन उसके बाद जो है फिर ये था कि अब अगर ऐसा कुछ होना ही था तो हो गया है वो, अब और कुछ नहीं कर सकते। तो रिलैक्स एंड कीप काम। अर्शद भाई, क्या ऐसी कोई पॉलिसी हमारे यूरोप में नहीं है कि एक बाइक आपने खरीदी जो कि अंडर वारंटी है, और ऑब्वियसली वो एक ट्रैवल बाइक है, कोई जिसपे आप एडवेंचर के लिए निकलते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, और उस बाइक को जो डैमेजेस आते हैं ऑब्वियसली वो आप वापस लेके तो नहीं आएंगे रिपेयर के लिए, लेकिन उसकी रिपेयर की कॉस्ट वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करे, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है हमारे यहाँ पे, या बेनाली इटसेल्फ? नहीं, ऐसी पॉलिसी उसकी जो है कोई नहीं है, और ऐसे इंश्योरेंस भी नहीं है उसकी। इंश्योरेंस अगर आप कराना चाहें तो वो बहुत ही महंगी पड़ती है, उसमें अगर आपको देना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक ऐसे इंश्योरेंस है भी सही कि जिसको कवर करती है। और अगर मैं उस टाइम वहां बैठ के मैं ये चेक करता कि अब जो है अब इसकी मेरी गारंटी जो है इसकी मेरी वो काम करेगी, तो फिर मैं महीना वहीं स्टक रहता, तकरीबन 1.5-2 महीने फिर मैं उधर ही बैठा रहता। तो उस टाइम मेरा था कि मैंने अपने सफर को आगे कंटिन्यू करना है, तो मैं उसको कैसे करना है। तो बाकी उसके डैमेज वगैरह उस तरफ फिर ट्राई ही नहीं की मैंने, क्योंकि वो उसका जो मेरे ख्याल में ये था कि वो जो है यूजलेस है। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो नहीं है। वैसे हम ये उम्मीद करते हैं, बल्कि मेरा हाल है शायद आप ट्राई करें, अगर आपने नहीं किया हमारा एक सजेशन होगा कि आप बेनाली के साथ कांटेक्ट करें और उनको एज ए अपना जो एक्सपीरियंस उनकी बाइक के ऊपर रहा है वो उनके साथ शेयर करें, और बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको स्पॉन्सर करें और इस दफा एक नई बाइक आपको गिफ्ट करें वो बेनाली वाले। तो होना तो यही चाहिए कि लिखा है मैंने बेनेली को, उसका जवाब तकरीबन कोई 6-8 महीने हो गए, साल तो हो गया, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं आया। तो ये भी एक और चीज है बेनेली की जो है ना, उसकी कस्टमर सपोर्ट, उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो नहीं है इतनी खास वर्ल्ड वाइड। मे बी इंडिया में है, पाकिस्तान में शायद हो, लेकिन यहाँ पे यूरोप में उसका इतना वो नहीं है, तो इसलिए उनको मुझे वहां से भी जवाब भी नहीं आया। तो ये भी एक और रीजन है कि बेनेली को इन फ्यूचर ना यूज करने का। वेल मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई बेनाली का स्टाफ या कोई ऐसा बंदा जो बेनाली के अंदर जॉब कर रहा हो और वो किसी
रेलेवेंट बंदे के तक हमारा ये पैगाम पहुंचा सके, तो उनको आफ्टर सर्विस आफ्टर सेल्स सपोर्ट जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ऐसे स्पेशली ऐसे यूट्यूबर्स जैसे आप हैं जो जिन्होंने इतने 1000 किलोमीटर उनकी बाइक के ऊपर सफर किया और उनकी बाइक को प्रमोट किया इटसेल्फ, जहां पे भी जाती थी लोगों को नजर आती थी कि ये बेनाली है। तो मेरा हाल है ये बड़ी कंपनीज को सोचना चाहिए कि आप जैसे जो बाइकर व्लॉगर्स हैं उनको स्पॉन्सर करें और उनको नई बाइक्स प्रोवाइड करें। क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था कि कुछ बंदे ट्रेवल करना चाह रहे थे, मर्सिडीज कंपनी ने उनको अपनी गाड़ी ब्रांड करके दी थी कि आप इसके ऊपर सफर करें। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एक और सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, अरशद भाई, ऑस्ट्रिया से जो आपने रूट चूज किया, उसको चूज करने की क्या कोई खास वजह थी? क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव भी थे उस वक्त। मेरे पास ऑल्टरनेटिव थे जो कि काफी आसान थे, लाइक फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये इसको जो है पूरा ईस्टर्न यूरोप वहां से निकलते हुए ईरान और तुर्की और ईरान और ये वो वहां पे मुझे ऐसा कुछ चैलेंज वहां नजर नहीं आ रहा था मुझे कि मैं उसको मैं इंजॉय करूंगा। ऑन द अदर हैंड रशिया जो है या सोवियत यूनियन, उसको अभी तक पाकिस्तान में किसी ने उसे कवर नहीं किया था। और रशिया और सोवियत यूनियन जो है, फॉर्मर सोवियत यूनियन जो है, यूएसएसआर, वो मुझे शुरू से ऑब्सेस करता था कि इतना बड़ा एक वसी जो उनकी जो है ना वो कंट्री थी उस टाइम, जो उसकी पूरी स्टेट थी वो। और तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टेक अ रूट जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लाइक स्पेशली क्रॉसिंग इनटू रशिया फ्रॉम बेलारूस, वो इम्पॉसिबल है ऑन 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 रोड, अपनी गाड़ी पे या अपने बाइक पे, अगर आप बेलारूसियन या अगर आप रशियन नहीं हैं तो, क्योंकि वहां पे बाय रोड वहां पे उनके कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए वो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए फिर उसको मैंने वहां से फ्लाई किया था, वहां से बाइक मैंने वहां शिप कराया था। तो वो चैलेंजेस है वो जहाँ पे नहीं आने थे, तो उसके उनका एक अपना ही मजा है चैलेंजेस का, कि आप फिर उसके बाद फील होता है कि मैंने इतना बड़ा एक काम किया कि जो कि आमतौर पर नहीं हो सकता। तो वो एक अलग से उसकी जो है ना एक फीलिंग उसकी होती है अकम्पलिशमेंट की। तो वो सारा मेरे जहन में था। उसके बाद जो है मंगोलिया अनएक्सप्लोर्ड है, तो मैंने कहा कि लेट्स टेक सम डिफरेंट रूट जहाँ मैं इंजॉय भी करूँ, जहाँ मुझे चैलेंजेस भी आए, जहाँ पे मुझे तो मज़ा भी आए। तो वो सारा फिर मैंने वहां पे किया था, इसलिए। परफेक्ट। अरशद भाई, ये एक्चुअली ये जो आपका इमरान भाई एक सेकंड जरा मेरे बच्चे यहाँ पे आ गए। हाँ जी। We are thirsty. We will take something to drink. Okay. And then we will go outside again for the mini golf. Okay. Yeah, you can go to the bar and take something from there. Okay, go and take the bar from the bar. बच्चे साथ में आए हुए हैं आजकल, तो उनको जरा मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। क्रोएशिया का वेदर तो बड़ा मजे का होगा इस वक्त। हाँ, इस टाइम अच्छा है मौसम यहाँ का। तो मैं वैसे अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चल के, ये है इधर बादल वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं सारे। बीच पर अभी इस टाइम नहाने का मौसम जो है बीच का वो नहीं है फिलहाल। हाँ, टेम्परेचर तो अभी उस तरह से नहीं, टेम्परेचर अभी वो नहीं है। मैं आज सुबह जाके तो डुबकी लगाया था कि उस टाइम ठंडा था मौसम। तो मैंने अभी जो है ना वो इतना खास नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सही। अरशद भाई, जब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से ट्रेवल करते हैं, ऑब्वियसली मुझे तो पता ही है, लेकिन ऑडियंस के लिए कि आपको ट्रेवल करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब आप इस तरह का एडवेंचर करना चाहते हैं, तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जाना है और कौन सी कंट्रीज में आपने जाना है। अगर तो आपने जाना है कि वो कंट्रीज जहाँ पे आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आपकी गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी है या मोटरसाइकिल, जो भी आप उसकी होगी रजिस्ट्रेशन, वो तो ऑटोमेटिकली होगी। एंड देन आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। देन आपकी इंश्योरेंस है गाड़ी की। तो जो यूरोप की जो इंश्योरेंस है वो तो ऑलमोस्ट है पूरे यूरोपियन कंट्रीज को कवर करती है, वो इंक्लूडिंग रशिया। उसके अलावा अगर आपने और कंट्रीज में जाना है तो वहां पे आपने उसको देखना है कि वहां पे इंश्योरेंस कब मिलेगी, आया वो तो हमें बॉर्डर पे लेनी पड़ेगी, उससे पहले उसको
उससे कुछ बंदोबस्त हो सकता है। मोस्टली उसकी इंश्योरेंस जो है बॉर्डर पे ही आपको मिलती है वो, तो वो चीज़ें हैं। एंड देन दो चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है, एक होता है उसे कहते हैं टेम्पररी इम्पोर्ट परमिट, और एक होता है कार्ने de passage। तो टेम्पररी इम्पोर्ट परमिट जो है लाइक इन मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, वहाँ पे वो आपको उधर ही बॉर्डर पे, वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहीं पर ही वो आपका बॉर्डर पे ही हो जाता है। कुछ एरिया, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे टेम्पररी इम्पोर्ट परमिट आपको पहले ही आप वो उसके सारा बंदो आपको ही करना, वो हो जाता है ऑनलाइन ही, लेकिन आपको करना पड़ता है। और कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको चाहिए होता है कार्ने de passage। और कार्ने de passage जो है वो एक फ्रेंच डॉक्यूमेंट है, यानी जो ट्रैवल एसोसिएशन का, जो कि आपके व्हीकल का, चाहे वो कार है या मोटरसाइकिल है, जो भी आप उसे किसी कंट्री में लेके जा रहे हैं, वो एक कस्टम डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट है गाड़ी का। तो काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ कार्ने, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, काफ़ी एशियन कंट्रीज हैं, कई अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पे चलता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो वो लेना पड़ता है। उससे पहले आपको प्लान है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, तो उसी हिसाब से फिर आपको या तो आपको लेना पड़ेगा कार्ने de passage, या फिर आपको लेना पड़ेगा टेम्पररी इम्पोर्ट परमिट। तो टेम्पररी इम्पोर्ट परमिट जो है TIP उसे कहते हैं, वो तो मिल जाता है आपको ऑन द बॉर्डर। उसके लिए इतना प्रॉब्लम, क्योंकि फीस वगैरह होती है शायद, और कई जगह उसकी फीस भी नहीं होती। और करने आपको लेना पड़ता है आपकी होम कंट्री जहाँ पे आपका बाइक रजिस्टर्ड है। तो वो मैंने फिर ऑस्ट्रिया से उसको लिया था, जर्मनी से लिया था उसको मैंने। तो ये चीज़ें हैं। एंड और फिर आपका वीज़ा, पासपोर्ट, जो चीज़ें आपको जहाँ बाकी आपने चीजें जाना है। बिल्कुल। और अभी जैसे कि आप अपना टूर पाकिस्तान में अपना रोक के तो आप वापस आ गए थे, तो कितनी देर तक आप अपनी बाइक को एक कंट्री के अंदर रख सकते हैं इस परमिट के ऊपर? अब पाकिस्तान का ये है कि सॉरी, पाकिस्तान में यह है कि तकरीबन 3 मंथ्स जो है उसका एक पीरियड है जो स्टिपुलेटेड है लॉ में, और 3 मंथ्स उसके बाद वो एक्सटेंड भी हो सकता है उसी को अगर रीज़न अगर हो, तो अगर आपने कोई जो भी है कि आप उसको 3 मंथ, तो ये तो मुझे पता है कि 6 महीने का उसका जो एक पीरियड है कि 6 महीने तक आप उसको पाकिस्तान में रख सकते हैं। सही। और अगर आप 6 महीने के बाद उस बाइक को वहां से नहीं निकालते तो वो बाइक भी इलीगल हो जाएगी, और आपके जो पेमेंट एडवांस में पे की हुई है वो भी आपकी जो है ना वो आई खत्म हो डोंट थिंक जाएगी। कि बाइक इलीगल हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको फिर वहां पे प्रूफ करना है, दिखाना है कि आप क्यों नहीं उसको लेकर जा क्यों सकते नहीं बाइक लेके को जा वापस। सकते? तो अगर आप उसको प्रूव करते तो उसकी कोई ना कोई उसका शायद फाइन होगा या कोई फीस होगी, तो वो कुछ एग्जैक्टली। ऐसा होगा उसका। कोई बंदा लेकिन इलीगल बीमार तो हो खैर नहीं सकता है, होता। कुछ और किसी का हाँ, मसला हो सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू। अरशद भाई, अभी जहां से आपने अपने टूर को रोका, इन द नियर फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप दोबारा अपने टूर को स्टार्ट कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह 15 मई से दोबारा अपना टूर शुरू कर रहा हूँ जी। 15 मई से? 15 मई से, 2 मई को मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहुंचूंगा, 2 मई को। और फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, बाइक की सेटअप वगैरह करना है, तो काम से हम वो करवाने हैं। उसके कुछ मैं सामान यहाँ से इसका लेकर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो है, तो हफ्ता 10 दिन वहाँ उसमें लग जाएगा। और इंशाल्लाह 15 मई को जो फिर हमारा ट्रिप शुरू होगा। इसका मतलब है कि हमें नई वीडियोस जल्दी मिलने को देखने को मिलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। तो मेरा हाल है, टूर तो आपका सीक्रेट होगा, आप शायद अभी शेयर ना करना चाहें कि किस डायरेक्शन में आप जाना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा कंट्री या ऐसी डायरेक्शन है जो आपकी बड़ी फेवरेट हो और आप वो करना चाह रहे हो इन द कमिंग फ्यूचर, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में? मुझे पता है आप कहाँ उसको लेके जाना चाह रहे हैं क्वेश्चन को तो वो आपको 15 मई को इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो एक जो मतलब अब आप ऑब्वियसली मैं आपका रूट नहीं जानना चाहूंगा कि आप किस रूट पे, क्योंकि ये बड़ा टॉप सीक्रेट होता है, लास्ट मिनट तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता। अब्रार भाई ने भी अभी मेरा हाल है, कल ही मेरा हाल है, उन्होंने वीडियो चढ़ाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किधर जा रहे हैं। तो ये आपका राइट है, वो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि लोगों को बताना चाह रहा था, बल्कि मुझे ये पूछना चाहिए था, मुझे तो चलो पता है कि अपनी जॉब जो आपकी ऑस्ट्रिया के अंदर जॉब है, उसके बारे में जरा लोगों को बताएं, क्योंकि मोटर व्लॉगिंग आपका प्रोफेशन नहीं है, ये शौक है जी। तो प्रोफेशन में वियना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ,
माशाल्लाह। लेकिन आई थिंक एंड ऑफ अप्रैल तक मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी है। मतलब आप रिजाइन कर रहे हैं अपनी जॉब से? रिजाइन अभी नहीं, मैं 1 साल की लीव ली है मैंने। लीव ली है, चलें फिर तो बेहतरीन है, क्योंकि आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटी ये होगी कि अगर आप दोबारा काम करना चाहें तो वो भी है, लेकिन हमारी ये दुआएं हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपका चैनल इतना ज्यादा ग्रो करेगा कि हम आपको रुकने ही नहीं देंगे। हमारी ख्वाहिश होगी कि अरशद भाई बस यहाँ से चलते ही जाएं आगे को, रुकने का नाम ना लें। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आई मीन मोटर व्लॉगिंग एक ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट्स कह लें या एक एडवेंचरस काम है कि जो हर बंदे के दिल के अंदर कहीं ना कहीं पे उसके अंदर वो ख्वाहिश होती है कि वो भी जिंदगी में करे, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से हर बंदा नहीं कर पाता। लेकिन जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपका कैमरा हमारी आंखें बन जाती हैं और हम उस सफर को एंजॉय करते हैं। ऐसे लगता है कि हम खुद से वो सफर कर रहे हैं और हम उसको फील करते हैं। बिल्कुल जब हम आपकी वीडियो देख रहे होते हैं ऐसे लगता है कि हम वो सफर कर रहे हैं। एक सवाल जो मैं आपसे और इस सारी चीज के बारे में वाइंड अप करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम ये जो आप आने वाले दिनों में वीडियोस बनाएंगे, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप 15 मई से स्टार्ट करते हैं तो विद इन अ वीक या विद इन 2 वीक्स हमें आपकी वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी, या अभी आपको प्लानिंग करने पे टाइम लगेगा? मेरा टारगेट ये है, क्योंकि मेरे पास पहले मेरा थोड़ा प्रेशर था टाइम का मेरे पास था कि मैंने पहले जो मेरा था छुट्टियां मेरी थी तकरीबन 3 मंथ की थी मेरी थी पहले, उसमें प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैंने वापस आना है। तो अब मेरे पास वो प्रेशर जो है सच वो नहीं है, सिवाय फैमिली का एक काफी बड़ा प्रेशर होता है, तो वो नहीं है। तो अब मेरे ये टारगेट है कि मैं वीक में जो है जो ही मैं अपना टूर शुरू करूंगा 15 मई को, तो एवरी वीक एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो एवरी वीक उसको जिनको मैं अपलोड करता रहूं ऑन द गो एज वेल। तो जो भी मैं चल रहा हूँ तो कोशिश करूँ कि मैं उसको जो है ना, डिपेंडिंग कि मैं कहाँ पे उस टाइम हूँ, वहाँ पे इंटरनेट वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे कितनी स्ट्रांग वहाँ पे नेट है, मेरा दिन वहाँ पे कैसा गुजर रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करता रहूँ। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो एक जो कंट्री है पिछले साल तक वो बंद थी, अब सुनने में आ रहा है कि वो कंट्री जब शुरू हो गई है वो, यानी वहाँ पे लोग आना जाना शुरू हो गया एज ए टूरिस्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ जाने की पहले, और फिर उसके बाद मैं जहाँ पे जाऊँगा, जिस एरिया से आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जहाँ मैं जा रहा, जो मेरा प्लान है आगे अल्लाह ताला को पता है कि हमारा प्लान, क्योंकि हम प्लान करते हैं आगे मंजूरी अल्लाह देता है वो। तो जो अल्लाह मियाँ ने अगर हमें हिम्मत दी तो इंशाल्लाह वो एरिया करेंगे जहाँ पे पहले जो है उसको नहीं देखा गया, इंशाल्लाह मोटरसाइकिल इंशाल्लाह। मेरा ये जो इंटरव्यू है अरशद भाई, ये टोटल रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। जो सवाल मुझे पहले पूछने चाहिए थे वो मैं बड़े लास्ट में आगे पूछ रहा हूँ। थोड़ा awkward भी लगता है, लेकिन चूंकि कोई रिटन फॉर्म के अंदर ये इंटरव्यू है नहीं, है एक दोस्तों की गपशप चल रही है। अरशद भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या आप कभी ब्रातिस्लावा भी आए हैं? ब्रातिस्लावा में आया हूँ, मैं तकरीबन वहाँ पे गया हूँ 3-4 दफा, क्योंकि वो हमारे काफी करीब है, तो मैं 3-4-5 दफा ब्रातिस्लावा गया हूँ। अब मैं बेसिकली ब्रातिस्लावा में रहता हूँ। पहले मैं ऑस्ट्रिया में रहा हूँ, कुछ 6-7 साल रहा हूँ। तो यू आर मोस्ट वेलकम नेक्स्ट टाइम, जब भी आपको टाइम हो आप हमारी तरफ आए, चक्कर लगाएं, खाना वाना खाएं और गपशप करें इंशाल्लाह। बच्चों को भी लेके आए और आपको ब्रातिस्लावा और इसके इर्द गिर्द की जो खूबसूरत स्पॉट्स हैं वो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हो सकता है आपने ऑलरेडी वो सारी जगह घूमी हो, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह इन पर्सन मुलाकात हो। वियना हम आते जाते रहते हैं, लेकिन वही शॉर्ट टूर होता है, कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ इस तरह से। लेकिन कुछ प्लान करेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे किसी दिन कोई इंशाल्लाह गपशप करेंगे। हमारी दुआएं हैं कि ये जो आपका टूर स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ज्यादा सुपर हिट हो, बहुत ज्यादा कामयाब हो, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे और आप उन बड़े नामों में शामिल हो जिधर हम आपको कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपके व्लॉग्स देख के
मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो टूर था वो अबरार भाई के टूर से भी ज्यादा एडवेंचरस और ज्यादा खतरनाक था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो लेवल आपने हमें दिखाया है वो आप मेंटेन रखेंगे और आने वाले दिनों में हमें उसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे जिस तरह की आप हमें इससे पहले दिखाते आए हैं। आप जाने से पहले सिर्फ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मैंने आपकी शुरू की वीडियोस भी देखी हैं जिसमें आप डिफरेंट जगहों पे गए हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे। एक जो जगह है पाकिस्तानियों के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसके साथ हमारी मजहबी एफिलिएशन भी है और हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई हैं। वो जगह है इजराइल। चूंकि पाकिस्तानी वहां पे सफर नहीं कर सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते, आप बीइंग ए यूरोपियन सिटीजन अलाउड हैं कि आप वहां पे सफर भी कर सकते हैं और आप वहां पे जाके व्लॉगिंग भी कर सकती हैं। क्या हम आने वाले सालों में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें बैतुल मक़दस की मुकद्दस जगह भी दिखाएंगे? इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। वो मेरे प्लान में था मेरे वो वहां पे जाने का, लेकिन क्योंकि मैं रूट मेरा जब ये वाला पकड़ लिया था जाने वाला, तो और अभी जो है मेरा रूट जो आगे चल रहा है वो ऐसा है कि मैं वापस इस तरफ जो सेंट्रल मिडल ईस्ट की तरफ मैं अभी अगले कुछ 2-3 सालों में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह वहां पर भी जाएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे वहां की। तो बाकी जो है वो आप लोगों की आपकी सारे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियंस हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, और उसके बाद यूरोप में काफी सारे, यूएसए में काफी सारे हमारे जो हैं, और बाकी भी काफी जगह पे जो है वो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मेरे पास काफी सारे मैसेज उनकी जो कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और मैं सारे मैसेज मैं खुद पढ़ता हूँ, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल उनको मैं जवाब दे सकूँ। तो आप सबकी जो है सपोर्ट है, आप सबकी दुआएं साथ में है इंशाल्लाह। तो आपको अगर आपकी दुआएं साथ रही, अगर आपकी सपोर्ट साथ रही, तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। अरशद भाई, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू। वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर आपने टाइम मैनेज कर लिया, स्पेशली अपनी वेकेशन के टाइम के ऊपर आपने ये टाइम निकाल लिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इस इंटरव्यू को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगेन आप सब जो है, आप सबको जो है मेरी तरफ से सलाम, और इंशाल्लाह फिर आपको जरूर 15 मई को, अगर पहले तो 15 मई की तरफ मुलाकात होगी आपसे। और जो भी बंदा ये वीडियो देखे, प्लीज अरशद भाई के चैनल पे जाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें। टिल देन अरशद भाई टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।